बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट 5। पार्ट 5। अब हम ज़रा इस बुक के मुताबिक चल रहे हैं। हाँ, आपने 4 पार्ट पिछले देख लिए हैं, तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही थी ना, ये चैप्टर सर पे से गुजर रहा था। तो अगर आप चाहते हैं कि अभी भी सर पे से गुजरे तो पिछले 4 पार्ट तरतीब से ना देखें, लेक्चर नोट ना करें, उसमें जो प्रैक्टिस के लिए मैंने चीज़ें दी हैं उन पे प्रैक्टिस ना करें, तो मर्ज़ी है आपकी, आप 5वें पार्ट से ही शुरू कर लें। आप फिर मत बोलिएगा कि सर आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही। भाई सर इस तरह थोड़ी ना समझा सकते। समझ में आ रही है बात? तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको समझने से पहले आपको एक बात को समझना पड़ेगा, और ये सबसे मेजर चीज़ है। चाहे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ये बात आप मेरी याद रख लीजिए। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना जो मैं बताने जा रहा हूँ, और बार बार मुतवातिर कई वीडियोज़ में बताया, इसको ज़रा आप क्लियर कर लीजिए। आप रहते कहाँ हैं? आप इस ज़मीन पर रहते हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता हूँ। ये अर्थ है जिसके ऊपर आप रहते हैं, और इस अर्थ के बाहर आपका ये मून आ जाता है, उसके बाद ये सन आ जाता है, और दूसरे प्लैनेट्स भी हैं साथ साथ। आपकी अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स जो हैं आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हमारा एक मून है और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनके कई कई मून हैं। जिस तरह मार्स है, जिसको मरीख कहते हैं, उसके 2 मून हैं। जुपिटर है, उसके बहुत सारे मून हैं, किसी के 16 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 22 मून हैं। ये सब कुछ, ये सारा सिस्टम जो है पूरे हमारा ये सोलर सिस्टम कहलाता है। इसमें ये जो चल रहा है निज़ाम, जिसमें सोलर वर्ड है मतलब सन, सूरज, और चांद, और ये हमारी ज़मीन। और इस ज़मीन पर हम रहते हैं, इस ज़मीन पर हम रहते हैं इंसान। अब सिर्फ हम नहीं हैं। मैं आपसे कहूं कि पूरी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के हमारे 4 एरियाज़ हैं। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, हवा में और पानी में। ये 4 एरियाज़ जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये 4 एरियाज़ जो हैं, जो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर मौजूद क्या है? अब मुख्तलिफ जवाब आप लोग देंगे। आप बोलेंगे सर हमारी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे यानी कि मट्टी में, हवा में और पानी में लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मैं एक ही वर्ड में बताता हूँ आपको। आप बोलेंगे ना पहाड़ है, हवा है, मट्टी है, गाड़ियाँ हैं, रॉकेट हैं, और जहाज़ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग्स हैं, और पता नहीं क्या कुछ है ना? ये सब कुछ कम घर के अंदर देखें, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, मैं हूँ, ये स्पेक्टिकल्स हैं, किताबें हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, ये सब कुछ जो है, मैंने कहा सब कुछ, इसमें से हर सब को ले रहा हूँ, एवरी थिंग। उसको एक कोई नाम दे सकते हैं हम दे सकते हैं थिंग। इसको हम कहते हैं चीज़। चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, हवा है, पानी है, मट्टी है, ये बोर्ड है, मैं हूँ, ये मार्कर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, कुछ भी है जो आप सोचते हैं हमारी ज़मीन पर, इन 4 एरियाज़ में जो कुछ भी है, कीड़े मकोड़े हैं, मट्टी है, सब कुछ, उनका एक ही नाम है और वो है थिंग। अब ये जो चीज़ें हैं हमारी पूरी ज़मीन के ऊपर, हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार चीज़ें या बेजान चीज़ें। मैं लिविंग थिंग हूँ, ये बोर्ड नॉन लिविंग थिंग है। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर ये तो आपको बात समझ में आ गई। सिर्फ समझ में नहीं, आपको इसको मानना पड़ेगा और जहन में रखना पड़ेगा, तब आपको बात अच्छे से जो है ना वो समझ में आएगी। अब केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है? वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोस बेसिक्स की भी बना चुका हूँ इसके ऊपर और आपको समझा चुका हूँ, लेकिन दोबारा ज़रा समझ लीजिए। एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री में हम
थिंग्स, चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे नहीं सर, केमिस्ट्री के अंदर हम चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, चीज़ों के बारे में थोड़ी पढ़ते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये, मैं नाम नहीं लेता उस चीज़ का, मैं आपको बताता हूँ हर वो चीज़ जिससे आप लिख सकते हैं, हर वो चीज़ जिससे आप लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हर वो चीज़ जिससे आप लिख सकते हैं वो क्या होगी? आप कहेंगे सर आसान सी बात है, ये तो बड़ा आसान सवाल है, वो कलम होगा या पेन होगा या मार्कर होगा या पॉइंटर होगा, कोई भी आप नाम दे दें, लेकिन घूम फिर के वो है एक ही, उसको पेन हम कह देते हैं। हर वो चीज़ जिससे आप लिख सकते हैं वो, उसका क्या नाम है? उसका पेन नाम है। क्लियर है ये बात? अब ध्यान से सुनिएगा ज़रा। आप कह रहे हैं ना कि हम केमिस्ट्री में मैटर को स्टडी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। मैटर की डेफिनेशन क्या है? किसको कहते हैं मैटर? किसको कहते हैं? एवरीथिंग, हर चीज़ को, हर चीज़ को मैटर कहते हैं। अब आप कहेंगे सर हर चीज़ को मैटर कहते हैं? एवरीथिंग, मैंने थिंग्स लिखा है, यहाँ पर एवरीथिंग लिखा हुआ है, बस एवरी आ गया, हर चीज़ को मैटर कहते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हर चीज़ हमारी ज़मीन के ऊपर है या ज़मीन के नीचे है, या हवा में है या पानी में है, या सूरज चांद सितारे सैयारे कुछ भी हैं, ये हर चीज़ या एवरीथिंग जो है, इनके पास दो क्वालिटियाँ मौजूद हैं। पहली क्वालिटी, इनका वज़न है कुछ ना कुछ, इनका वज़न है कुछ ना कुछ। याद रहे मैं एवरीथिंग की बात कर रहा हूँ, सब की, चाहे वो आपको अपनी आँख से नज़र आते हैं या नज़र नहीं आते, सब कुछ जो है वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैटर क्या है? दो चीज़ों से आप मैटर को पहचान सकते हैं, दो चीज़ों से आप मैटर को पहचान सकते हैं। एवरीथिंग, दो चीज़ों, क्या? पहली शर्त क्या है? कोई भी चीज़ ये दो शर्तें पूरी कर दे मैटर है। पहली चीज़ मास, उस वज़न होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑक्यूपाई स्पेस, उसने कुछ स्पेस जो है वो कवर किया हो। ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरा होना, घेरा होना। ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेरा होना या कवर किया होना। क्या? स्पेस, स्पेस मतलब जगह, स्पेस मतलब जगह। तो ये दो शर्तें जो चीज़ पूरी कर देगी वो मैटर कहलाएगी। अब देखें, थिंग्स जो हमारी ज़मीन पर चीज़ें हैं, सब की सब मैटर है। क्यों? क्योंकि सब की सब चीज़ें ये दो शर्तें पूरी करती हैं। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, या फिर वो मैक्रो ऑर्गेनिज़म है या मैक्रो थिंग्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सब के सब का वज़न, कुछ ना कुछ उनका वज़न भी होता है और कुछ ना कुछ उन्होंने स्पेस भी कवर किया होता है। वज़न वाली बात तो आसानी से बच्चे समझ जाते हैं। ये दूसरा जुमला जो है ना, वो स्पेस के जगह कवर की हुई है, ये परेशान करती है, उनको बात समझ में नहीं आती। जगह कवर की हुई है, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं कहता हूँ आप भी यहीं खड़े हो जाएं, आके आप भी यहीं खड़े हो जाएं जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। आप बोलेंगे सर का दिमाग तो जो है वो चल गया अभी पढ़ा पढ़ा के। नॉर्मली लोग ये समझते हैं, बेवकूफ़ी वाली बात है कि पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो बहरहाल मैं अगर आपको कहता हूँ यहीं खड़े हो जाएं जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप बोलेंगे सर हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये नामुमकिन है। आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से आपको हटना पड़ेगा, तब हम वहाँ आएंगे। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जिस स्पेस में मैं खड़ा हुआ हूँ, आप वहीं आके खड़े हो जाएं। आप बोलेंगे नहीं सर ये मुमकिन ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये स्पेस, ये जगह आपने कवर कर ली। अगर हम इस जगह आना चाहते हैं तो आपको साइड में थोड़ा सा होना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर हो जाता हूँ थोड़ा सा साइड में। अब बोलेंगे हाँ सर स्पेस बन गया, जगह बन गई, अब हम यहाँ खड़े हो सकते हैं क्योंकि अब आप यहाँ पर नहीं हैं। इसका मतलब ये जो स्पेस थी, ये जगह थी, ये मैंने कवर की हुई थी। एग्जैक्टली जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, जितनी चीज़ें, मैंने कहा ना थिंग्स, सारी की सारी चीज़ें, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ हो, हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, बैक्टीरिया, वायरस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब के सब का वज़न भी होता है और सब के सब कुछ ना कुछ स्पेस भी
कवर किए हुए होते हैं। ये ज़रा मेजर कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा। और केमिस्ट्री के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर क्या है? एवरीथिंग। साबित कर दिया मैंने, जैसे मैंने साबित किया था हर वो चीज़ जिससे आप लिखते हैं वो क्या है? वो पेन है। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर अगर आप मैटर को स्टडी करते हैं तो मैटर किसको कहा जाता है? हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और जिसने कुछ स्पेस कवर किया हुआ हो। तो हम अपनी ज़मीन पे देखते हैं, पूरी ज़मीन के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ये दो शर्तें पूरी ना कर रही हो। सब की सब चीज़ें ये दो शर्तें पूरी कर रही हैं। इसका मतलब सब की सब चीज़ें मैटर हैं। तो इसका मतलब सब की सब चीज़ों को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? सब की सब चीज़ों को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारी इस अर्थ को ही लेते हैं। अब इन सब चीज़ों की दर्जाबंदी कर लें, दो ब्रॉड क्लासेस बना लेते हैं। वो पहले ही बना चुका हूँ इन सारी चीज़ों की। मतलब मैटर फिर दो किस्म का हो गया। अब मैं चीज़ें नहीं बोलूँगा, अब मैं क्या बोलूँगा? मैटर। तो समझ जाइएगा सारी चीज़ें। अब मैं चीज़ नहीं बोलूँगा, थिंग नहीं बोलूँगा। केमिस्ट्री की दुनिया में एक स्पेसिफिक इसका नाम है चीज़ों का, मैटर। ब्रैकेट में लिख दूंगा थिंग्स। ये मैटर दो तरह का हो गया, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स समझ में आ रही है आपको? लिविंग थिंग्स या लिविंग मैटर भी आप इसको कह सकते हैं। लिविंग मैटर या नॉन लिविंग मैटर। शुरू में जो बातें समझाई हैं उससे भटकिएगा नहीं। आपके जहन में वो शुरू वाली सारी बातें होनी चाहिए, तभी अगली बात समझ में आएगी। अब ये जितनी चीज़ें हैं सारा का सारा मैटर है। ये किससे मिलके बना है? ये एटम्स से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? एटम्स से मिलके बना है। एटम्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो बन गया है ये। मिसाल के तौर पर पानी को ले लीजिए, वाटर। ये क्या है? ये मत भूलिएगा। अब कोई भी चीज़ आपके सामने है ना, आप समझ जाइएगा कि वो पहला नाम उसका ये है कि वो एक चीज़ है, ठीक है। और अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा नाम भी आ गया उसका, मैटर है। तो वाटर क्या है? मैटर है। ये किससे मिलके बना होगा? एटम से मिलके बना होगा, क्योंकि हमने देख लिया सारा मैटर एटम से मिलके बना है। तो पानी भी मैटर है, ये भी एटम से मिलके बना होगा। हमारे पास एटम्स 118 किस्मों के हैं अभी तक जो हमें पता चली है। 118 किस्मों के हैं हमारे पास एटम्स। और इन 118 किस्मों के एटम्स को हमने मुख्तलिफ फैमिलीज़ में डिवाइड किया हुआ है। उन फैमिलीज़ को हम एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये 118 फैमिलीज़ में ये सारे एटम्स जो सब चीज़ों को बना रहे हैं, इस बोर्ड को बना रहे हैं, इस मार्कर को बना रहे हैं, मुझे बना रहे हैं, आपको बना रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वायरस, बैक्टीरिया, सब को बनाने वाले जो एटम हैं वो 118 किस्मों के हैं। 118 फैमिलीज से वो एटम्स जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो 118 किस्मों के एटम्स हैं, मतलब ये कि 118 किस्मों की एटम्स की फैमिलीज हैं, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं 118 एलिमेंट्स हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन सी फैमिलीज़ के एटम्स ने ये पानी बनाया है। दो फैमिलीज़ के एटम्स ने ये पानी बनाया है, दो एलिमेंट्स ने। अब मैं फैमिली बोलूँ या एलिमेंट, एलिमेंट की एक और डेफिनेशन भी है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अभी इस डेफिनेशन को समझ लें। अगर मैं कहता हूँ एलिमेंट, दो एलिमेंट के एटम्स से मिलके पानी बना है, तो मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ दो एटम्स की फैमिलीज़, दो एटम्स की फैमिलीज़, या दो फैमिलीज़ के एटम्स, दो फैमिलीज़ के एटम्स ने मिलके ये पानी बनाया। अब वो दो फैमिलीज़ कौन सी हैं? मैंने लिख दिया है, एलिमेंट को फैमिली से कंसीडर करें आप। तो वो दो एलिमेंट कौन से हैं, या वो दो, जब एलिमेंट बोलूँ तो समझ जाइए, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जब मैं कहता हूँ कि दो एलिमेंट के एटम्स, समझ जाइए कि दो एटम की फैमिलीज़ की बात हो रही है। तो एक फैमिली जो है वो एटम की, उसको हाइड्रोजन कहा जाता है, या हाइड्रोजन एलिमेंट कहा जाता है।
और दूसरा जो दूसरी फैमिली है जो एटम्स की, उसको ऑक्सीजन कहते हैं। तो इन दो फैमिलीज़ के एटम्स जो हैं वो आगे आए हैं और ये मिले हैं और ये पानी बना है। मैंने कहा ना, क्योंकि एलिमेंट की एक और डेफिनेशन है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पता नहीं ये है या वो है, बात घूम फिर के वही होती है, ज़रा समझिएगा। तो हाइड्रोजन फैमिली के एटम्स और ऑक्सीजन फैमिली के एटम्स जो हैं वो आगे आए हैं, या हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स आगे आए हैं, या ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स आगे आए हैं और पानी बनाया है। किस तरतीब से आए हैं? 2 और 1 की तरतीब से आए हैं। 2 और 1 की तरतीब से आए, 2 और 1 की तरतीब से आए। 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का। अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चे समझते हैं इस फैमिली से शायद 2 ही एटम आए, नहीं भाई, 2 नहीं आए, बहुत सारे आए हैं हाइड्रोजन फैमिली के, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, खरबों 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 हाइड्रोजन के एटम्स आए हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन के भी खरबों 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 एटम्स आए हैं, लेकिन वो आके जो मिले हैं, जिस तरतीब से मिले हैं, वो तरतीब 2 और 1 की है। कैसे कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, और ये इस तरह से मिले हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, H2O। वो खरबों खरबों हाइड्रोजन के एटम्स और वो खरबों खरबों ऑक्सीजन के एटम्स मिले हैं आपस में, तो जाके क्या बना है, क्या बनेंगे फिर इस तरतीब से जब ये मिलेंगे? खरबों खरबों H2O के मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल बोले तो आसान सी डेफिनेशन ग्रुप को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये 3 एटम्स का ग्रुप है, तो 3 एटम्स के ग्रुप बन जाएंगे, 3 एटम्स के ग्रुप बन जाएंगे, जिसमें से 2 एटम जो हैं हाइड्रोजन फैमिली के हैं या हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं, और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन फैमिली का है, और इन्हीं ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये 3 एटम्स का मॉलिक्यूल है या 3 एटम का ग्रुप है ये। इसी तरह के मॉलिक्यूल्स, खरबों खरबों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, या इसी तरह के खरबों खरबों एटम्स के ग्रुप मिलेंगे, तो क्या बनेगा? वाटर, पानी बनेगा, ये चीज बनेगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कह लूं मैं या ग्रुप ऑफ एटम कह लूं मैं, बात एक ही है। समझ में आ रही है बात? ये सारी चीज़ों का आपका सीखना, आपका समझना बेहद ज़रूरी है। समझ में आ गई बात? तो ये सब चीज़ें जो हैं, मैं हूँ, आप हैं, हवा है, मट्टी है, पानी है, वो चीज़ें भले जो आपको नज़र आती हैं या नज़र नहीं आती, एक बात तो तय है कि वो एटम्स से ही मिलके बनी हैं। और एटम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कितनी फैमिलीज़ में डिवाइड हैं? 118 फैमिलीज़ में डिवाइड है। आगे चलते हैं। हमने चीज़ों को या मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया अभी के अभी। मैटर को या चीज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, लिविंग मैटर, लिविंग थिंग, इसीलिए आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, लिविंग थिंग या मैटर, और नॉन लिविंग थिंग या मैटर। अब हम चलते हैं एक वर्ड की तरफ जिसको डिराइव कहते हैं। डिराइव का मतलब होता है, डेरिवेशंस भी करते हैं ना आप, डेरिवेशन करना, डिराइव करना, ड्राइव नहीं। ड्राइव का मतलब तो चलाना होता है, हाँकना होता है गाड़ी को। डिराइव इसका मतलब होता है निकालना किसी बड़ी चीज़ में से, किसी बड़ी चीज़ में से। लिविंग थिंग्स जो हैं इसमें से हम ले लेते हैं किसको? मिसाल के तौर पर कोकोनट को। कोकोनट का प्लांट होता है ना, क्या कहते हैं इसको? नारियल कहते हैं। नारियल, नारियल कहाँ से आया? कोकोनट ट्री से आया है ना। ट्री क्या है? ट्री प्लांट है। प्लांट क्या है? नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है? आप कहेंगे सर प्लांट जो है वो लिविंग थिंग है, ट्री जो है वो भी लिविंग थिंग है, और उस ट्री, उस प्लांट के ऊपर जो कोकोनट बन रहे हैं वो भी लिविंग थिंग है। कब तक?
जब तक वो कोकोनट उस ट्री का हिस्सा है, ठीक है, जब तक वो कोकोनट उस ट्री का हिस्सा है। जरा बात को समझिएगा, जब ये कोकोनट अलग हो गया, नारियल अलग हो गया इस ट्री से, अब ये लिविंग थिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, अब ये नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। डिराइव कर रहे हैं आप, मैंने कहा ना बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को निकाल रहे हैं। बड़ी चीज़ क्या थी? प्लांट, ट्री, कोकोनट ट्री। उसमें से एक और चीज़ निकली जो क्या है? कोकोनट, इसका फ्रूट है। ये कोकोनट इसका हिस्सा था तो लिविंग था, कोकोनट अलग हो गया, अब ये नॉन लिविंग में चला गया। ठीक है, जिंदगी के कोई आसार अब इसमें नहीं है, ट्री में अभी भी हैं। जब तक ये ट्री का हिस्सा था, ये बड़ा हो रहा था, सारी चीज़ें ये लिविंग थिंग्स की शो कर रहा था। जब ये अलग हो गया, अब ये मर गया, इसकी डेथ हो गई, अब ये नॉन लिविंग थिंग में चला गया, ये नॉन लिविंग मैटर हो गया। इसी से आपने लेके देखें डिराइव हो रहा है, इसी से आपने कोकोनट ऑयल बनाया। कोकोनट ऑयल, इसको हम क्या कहते हैं? खोपरे का तेल, खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल। ये जो कोकोनट ऑयल है, क्या ये चीज़ नहीं है? बिल्कुल है। ये कोकोनट क्या है? क्या ये चीज़ नहीं है? बिल्कुल है। ये कोकोनट ट्री जो है क्या है? क्या ये चीज़ नहीं है? बिल्कुल है। ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, कोकोनट ऑयल भी चीज़ है। ये वो चीज़ है जो कि लिविंग थिंग है, ये वो चीज़ है जो लिविंग थिंग थी, अब नहीं है, नॉन लिविंग थिंग हो गई। और ये कोकोनट ऑयल जो इस कोकोनट से निकला, ये भी नॉन लिविंग है। समझ में आ रही है बात आपको? ये भी नॉन लिविंग, ये भी नॉन लिविंग, ये लिविंग। लेकिन ये जो कोकोनट ऑयल है, इस कोकोनट से निकला, कोकोनट इससे निकला, तो इसका मतलब इसकी सोर्स यानी कि ज़रिया, आपके दुनिया में आने की सोर्स क्या है? आपके माँ बाप हैं भाई। मेरे दुनिया में आने की सोर्स क्या है? ज़रिया क्या है? मेरे माँ बाप हैं। तो ज़िंदगी इसी तरह चलती है, पेरेंट्स जो हैं वो सोर्स हैं। इसी तरह आपके पेरेंट्स की सोर्स ऑफ अर्निंग, आप आमदनी का ज़रिया क्या है? या तो वो जॉब करते हैं या वो बिज़नेस करते हैं, ये इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग है, आमदनी का ज़रिया है। तो हमारा सोर्स दुनिया में आने का हमारे पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो सोर्स है, जो ज़रिया है इस कोकोनट ऑयल का, जो कि अभी खुद क्या है? नॉन लिविंग है, गैर जानदार है, लेकिन इसका सोर्स क्या है? लिविंग। सोर्स क्या है? लिविंग है। ऐसी सारी चीज़ें जिनका सोर्स जो है वो लिविंग थिंग्स है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसी सारी चीज़ें जिनका सोर्स जो है वो क्या है? लिविंग थिंग है। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सुनते रहिएगा ज़रा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स मतलब चीज़ें, कंपाउंड मतलब चीज़ें। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो क्या कहलाएंगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगी, जिनका सोर्स जो है वो क्या है? वो लिविंग थिंग है। ये ओल्ड अप्रोच है, ओल्ड अप्रोच यानी कि पुराना ख्याल है। पहले लोग यही समझते थे कि वो सारी चीज़ें जिनका सोर्स लिविंग है, वो सारी चीज़ें जिनका सोर्स जो है वो जानदार चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती हैं। पहले ये ख्याल था लोगों का। और वो सारी चीज़ें जिसका सोर्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं। बताऊँ इसे? और वो सारी चीज़ें जिसका सोर्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? जिनका सोर्स क्या है? ये ओल्ड ख्याल है, पहला ख्याल ये था
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं, वो चीज़ें हैं जिनका सोर्स क्या है, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नोट्स में डाल लीजिए इस बात। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो चीज़ें हैं जिनका सोर्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम चीज़ों को ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो नमक है, खाते हैं हम, किचन में मौजूद है, फूड में इस्तेमाल होता है और दुनिया में कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। ये नमक कहाँ से निकलता है? आप कहेंगे सर नमक जो है वो कान में से निकलता है, माइन में से। माइन कहाँ है? कान कहते हैं ना इसको उर्दू में। माइन कहाँ है? ये कान कहाँ होती है? आप कहेंगे सर ये हिल्स, पहाड़ियों में होती है या पहाड़ों में होती है? पहाड़ों के अंदर ये माइंस होती है, ज़मीन के अंदर ये माइंस होती हैं। ये कानें ज़मीन के अंदर होती हैं या पहाड़ों के अंदर होती हैं? आप ज़रा गौर करें, पहाड़ और ज़मीन, वहाँ से सोडियम क्लोराइड सॉल्ट निकल रहा है, तो ये पहाड़ और ज़मीन क्या सोर्स नहीं हुए इसके? सोडियम क्लोराइड के सोर्स क्या हुआ इसका? पहाड़ और ज़मीन। पहाड़ों में से निकल रहा है और ज़मीन में से निकल रहा है। तो पहाड़ और ज़मीन क्या लिविंग थिंग है? क्या पहाड़ और ज़मीन कोई एनिमल है? क्या पहाड़ और ज़मीन कोई प्लांट है? नहीं भाई, पहाड़ और ज़मीन नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो पहाड़ों और ज़मीन से निकलने वाला ये सॉल्ट जो है ये क्या कहलाएगा? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। दोनों मिसालें अपने सामने रखें, कोकोनट ऑयल वाली भी और ये कॉमन सॉल्ट वाली भी, नमक वाली भी। हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं मैंने अभी, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहा, याद रहे। मैं लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहा। मैंने ट्री की बात नहीं की, मैंने किसी एनिमल की बात नहीं की। मैंने ट्री या एनिमल से हासिल होने वाली एक चीज़ का जिक्र किया है कि ट्री से या किसी एनिमल से, मिसाल के तौर पर यूरिन। सभी को पता है यूरिन क्या होता है। यूरिन कहाँ से निकलता है? क्या मट्टी में से निकलता है? क्या ज़मीन से निकलता है या पहाड़ों में से निकलता है यूरिन? नहीं भाई, यूरिन जो है वो लिविंग थिंग्स का वेस्ट मैटर है, इंसानों का भी, जानवरों का भी। ये यूरिन हमारी बॉडी से निकलता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर हमारी बॉडी में रुक जाए तो हमारी डेथ हो जाए। तो ये यूरिन जो है हमें पास आउट करना होता है। तो इस यूरिन का सोर्स क्या है? यूरिन का सोर्स क्या है? इसका सोर्स लिविंग थिंग है। तो आसान सी बात है, यूरिन क्या हो गया? यूरिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ बच्चे अभी चीख पुकार मचा देंगे कि नहीं सर यूरिन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ी ना। हाँ भाई, क्लियर कर रहा हूँ ज़रा। हालांकि यूरिन हमारी बॉडी से ही निकल रहा है, हम लिविंग थिंग्स हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। बेसिकली यूरिन जो है वो मिक्सचर है। यूरिन क्या है? मिक्सचर है। आसान लफ्ज़ों में 2 चीज़ों का, वैसे तीसरी चीज़ भी होती है इसके अंदर, लेकिन आसान कर दूंगा, 2 चीज़ों का मिक्सचर है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो 2? वाटर है और यूरिया है। वाटर है और वाटर प्लस यूरिया इज इक्वल टू यूरिन। ये वाटर बजाते खुद इनऑर्गेनिक है, ठीक है ना। वाटर जो है वो, पानी जो है वो इनऑर्गेनिक है, इसके ऊपर भी मैं बहस नहीं कर रहा। वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ये यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक है। यूरिया जो है वो ऑर्गेनिक है। तो यूरिन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते। यूरिन जो है मिक्सचर है, इसमें मिक्स हुए पड़े हैं ये दोनों। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है ये यूरिन। तो बात क्लियर हो गई। और क्यों ये यूरिया जो है, ये यूरिया जो है क्या होगा अब? ये यूरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने लिविंग थिंग्स के अंदर प्लांट्स में मिसाल दे के समझा दिया कि कोकोनट है, कोकोनट ट्री है, उससे कोकोनट है, उससे कोकोनट ऑयल बन रहा है। और इसीलिए कोकोनट ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि सोर्स जो है वो लिविंग है। और नॉन लिविंग थिंग्स में मैंने मिसाल देके आपको समझाया कि ये सॉल्ट जो है ये पहाड़ों से, ज़मीन से खुदाई में निकल रहा है, तो इसकी सोर्स पहाड़ और ज़मीन है।
तो सोर्स पहाड़ और ज़मीन क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉल्ट जो है वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने एनिमल्स में मिसाल दी आपको यूरिन की, फिर मैंने जिसमें क्लियर किया कि यूरिन के अंदर ये जो यूरिया है ये असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर इनऑर्गेनिक है क्योंकि बजाते खुद यूरिन जो है वो एक मिक्सचर है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई बात। ये पुरानी कहावतें हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आपसे कोई पूछता है ये क्या है, मैंने शुरू में एक बात समझाई थी लेक्चर के शुरू में, थिंग, THING, थिंग। आप पहला नाम इसको ये देंगे एक चीज़ है। मुझसे कोई पूछे ये क्या है, आप पहला नाम देंगे चीज़ है। ये क्या है, चीज़ है। कोकोनट ऑयल क्या है, चीज़ है। सॉल्ट क्या है, चीज़ है। यूरिन क्या है, चीज़ है। वाटर क्या है, चीज़ है। यूरिया क्या है, चीज़ है। आगे फिर हम इनमें देखेंगे कि ये चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। फिर हम ये देखेंगे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से कुछ चीज़ें और निकल रही हैं, डिराइव हो रही हैं, उनको क्या नाम देंगे। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे बात तो ख़त्म नहीं हो गई ना। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से आगे जाना पड़ेगा आपको, उनसे हासिल होने वाली चीज़ें। तो लिविंग थिंग से हासिल होने वाली चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नॉन लिविंग थिंग से हासिल होने वाली चीज़ें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ये बात पूरी नहीं हुई अभी इसमें एक और ट्विस्ट मौजूद है। तो मैंने बताया ना ये पुरानी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि वो सारे कंपाउंड्स जो कि लिविंग थिंग्स से हासिल होते हैं। कोकोनट ऑयल को ले लीजिए, सोयाबीन ऑयल को ले लीजिए, यूरिया को ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लिविंग थिंग्स से लेते हैं, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन ये बात अभी मुकम्मल हुई नहीं है। मिटा दूँ इसको। थ्योरी किसको कहा जाता है, थ्योरी किसको कहते हैं, वर्ड थ्योरी का मतलब क्या है। ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड है, पहले भी मैंने इसमें क्लियर किया है बच्चों को कि इससे परेशान ना हो, इससे परेशान ना हो। ये जो नाम आपको नज़र आ रहे हैं ना, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, एक्सियोम है, थ्योरम है, थ्योरी है, प्रिंसिपल है, एक्सियोम है, थ्योरम है, लॉ है, ठीक है, पोस्ट्यूलेट है। ये जब भी आपके सामने नाम आते हैं ना, इसको आप एक नाम दे दें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसको कहते हैं किसी की कही हुई बात, किसी की कही हुई या लिखी हुई। भाई लिखा तो बाद में होगा ना, उसने पहले तो कहा होगा या लिख दिया होगा डायरेक्ट। लिखी हुई बात, किसी की कही हुई बात या लिखी हुई बात, इसका मतलब स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वर्ड का मतलब होता है बयान। मतलब किसी का लिखत में, किसी का रिटन में या किसी का ज़बानी बयान, उसको हम थ्योरी कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, एक्सियोम कहते हैं, थ्योरम कहते हैं, लॉ कहते हैं या पोस्टुलेट कहते हैं। तो बातें तो मैंने भी अभी बहुत सारी दी की हैं। तो क्या मेरी बातें थ्योरी होगी, प्रिंसिपल होगा, एक्सियोम होगा, थ्योरम होगा या लॉ या पोस्टुलेट होगा। मेरी बातें, आप भी बातें करते हैं, दुनिया तो में लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। नहीं, चैलेंजिंग स्टेटमेंट, ऐसी बात जिसमें कोई चैलेंज किया गया हो, चैलेंजिंग स्टेटमेंट, कोई दावा किया गया हो। तो ये थ्योरी वर्ड जब भी आए तो समझ जाइए कि किसी ने कोई चैलेंज किया है, किसी ने कोई दावा किया है अपनी बात के अंदर कि जनाब ये होगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसमें आपने ये थ्योरी देखा तो आप समझ गए कि यकीनन ये किसी की कही हुई कोई चैलेंजिंग बात है, किसी की कही हुई कोई चैलेंजिंग बात है। अब चैलेंजिंग बात जो होती है उसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो चैलेंज कर रहा है कि ऐसा होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक थ्योरी दे देता हूँ अपनी तरफ से कि ये मारकर मैं छोड़ूंगा ये नीचे ही जाके गिरेगा। अब मेरी ये बात मैंने क्या बोली है कि जब भी मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा ये नीचे जाके गिरेगा। मेरी ये बात थ्योरी कहलाएगी। कब?
जब सारी दुनिया के लोग कोशिश करेंगे हाँ क्या वाकई ये बात सही है, सब पेन को छोड़ेंगे, नीचे जाके ही गिरेगा। आसान सी एग्जाम्पल। तो मेरी ये चैलेंजिंग बात जो है वो अगर साबित हो जाती है, सब लोग उस पर अमल करते हैं और वैसा ही होता है जो कि मैंने बोला है, जिसका मैंने दावा किया है, जिसका मैंने क्लेम किया है, तो अगर वैसा ही होता है तो इसका मतलब आसान सा क्या है, अब ये मेरी कही हुई बात थ्योरी कहलाएगी, अब ये मेरी कही हुई बात प्रिंसिपल कहलाएगी, एक्सियोम कहलाएगी, थ्योरम कहलाएगी, लॉ कहलाएगी, पोस्टुलेट कहलाएगी। समझ में आ गई बात? चैलेंजिंग स्टेटमेंट, किसी का दावे से भरपूर बयान उसको कहते हैं। तो इसी तरह वाइटल फोर्स थ्योरी ये भी समझ जाइए, ये किसी का चैलेंजिंग स्टेटमेंट है जिसको पूरी दुनिया ने माना है। और वो क्या बात है, मिटा दूं इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, वाइटल का मतलब लाइफ, फोर्स का मतलब कुव्वत, उर्दू में इसको कुव्वत कहा जाता है। और थ्योरी को तो मैं समझा चुका हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से ये बात की जाती है कि आप इसको सिर्फ हासिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नेवर बी synthesized in laboratory। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड, मतलब बनाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप नहीं बना सकते लेबोरेटरी में। कहाँ बनेंगी ये? ओनली इन लिविंग बॉडीज। जो लिविंग बॉडीज़ हैं सिर्फ उनके जिस्म में ही ये चीज़ें बनेंगी। कोकोनट ऑयल है, यूरिया है, और इसी तरह की लिविंग कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मैंने आपको दो मिसालें दी हैं। कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल आप लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। आपको कोकोनट ऑयल अगर चाहिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपको कोकोनट चाहिए, और कोकोनट के लिए आपको क्या चाहिए? कोकोनट ट्री चाहिए, और ट्री क्या है? लिविंग थिंग है। आप इस कोई बाजार से चीज़ें लाके इस कोकोनट ऑयल को लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कोकोनट ट्रीज लगाने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो है वो बनेगा। इसी तरह यूरिया को ले लें, यूरिया लेबॉरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। क्यों? ये यूरिया जो है वो सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के अंदर बनता है। ये वाइटल फोर्स थ्योरी कह रही है, आप इसको लेबॉरेटरी में इस यूरिया को तैयार नहीं कर सकते। वजह क्या है? क्योंकि साइंटिस्ट या पहले लोगों का ये मानना है, और बड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया इस बात को मानती थी पहले 1828 से पहले, 1828 से पहले, क्या कि ये चीज़ें सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के अंदर तैयार हो सकती हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको बना के देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये यूरिया जो है, इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ये अमाइन ग्रुप इसके साथ लगा हुआ NH2, और उसके साथ ये दोबारा ये अमाइन ग्रुप लगा हुआ है NH2, और ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है कार्बन है, और डबल कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। ये क्या है? ये यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। आप बोलेंगे सर यूरिया का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसमें क्या है? फार्मूला का मतलब वो चीज़, वो ये रेसिपी है। आपको पता लग जाएगा ये चीज़ इन चीज़ों से मिलके बनी है। नाइट्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम है, कार्बन के एटम है, और ऑक्सीजन के एटम है। आप बोलेंगे सर कोई मसला थोड़ी है, बाज़ार में नाइट्रोजन गैस भी मिलती है, हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, ऑक्सीजन गैस भी मिलती है, और कार्बन कोयला भी मिलता है। तो कोयला भी ले आएंगे, और ये तीनों गैसेस भी जो है वो ले आएंगे लेबॉरेटरी में, कोयले के साथ इन तीनों गैसेस को मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा? यूरिया बन जाएगा। गलत। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, हम ये चीज़ें ले आए और बना दिया इसको। बनाया नहीं गया, ठीक है, इस बात का ज़हन रहे। तो आप यही चीज़ें जो हैं, यही नाइट्रोजन, ज़रा बात को समझिएगा, यही नाइट्रोजन, यही हाइड्रोजन, यही कार्बन, यही ऑक्सीजन, ये कहाँ मिल रहा है? ये लिविंग बॉडी के अंदर मिल रहा है, मेरी बॉडी के अंदर। यही एटम्स मेरी बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, और इन्हीं एटम्स के मिलने से यूरिया मेरी बॉडी में बन रहा है। यही एटम्स इसी तरतीब से बाज़ार से ले आते हैं आप, और लेबॉरेटरी में जब इनको मिलाते हैं तब यूरिया नहीं बन सकता।
कमाल हो गया भाई, ये कोई मजाक है क्या भाई? ये देखें आप, मैं ये कहता हूँ आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, आप चाय बनाना चाहते हैं, चीनी पत्ती दूध और पानी, इससे चाय बनती है, ठीक है, सिर्फ मेरे घर में ही बन सकती है ये चाय। यही चीनी पत्ती दूध और पानी आप अपने घर में ले जाएं, वहाँ चाय बनेगी नहीं। अब ये देखें, हैरत अंगेज़ बात है, क्यों नहीं बनेगी भाई? वही चीनी है, वही पत्ती है, वही दूध है, वही पानी है, आप मिला रहे हैं अपने किचन के अंदर, वही आप हीट दे रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, थोड़ा जोश दे रहे हैं, चाय बन रही है आपके घर पे इन चारों चीज़ों को मिला के। वही सिस्टम मैं अपने घर में कर लेता हूँ, अपने घर में तो ये सबको मिला देता हूँ, चीनी पत्ती दूध और पानी, तो चाय मेरे घर पे नहीं बनेगी, चाय आपके घर पे बनेगी। अजीब मजाक है। लिविंग बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर यही 4 किस्म के एटम्स जो हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये मिल रहे हैं, तो यूरिया मेरी बॉडी में बनेगा। और यही चीज़ें अगर आप लेबॉर्ट्री में मिलाते हैं तो वहाँ यूरिया नहीं बनेगा। ये क्या मजाक है भाई? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, पहले लोगों का ये यकीन था, लोगों का ये मानना था कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर एक फोर्स मौजूद है, ज़िंदगी की कुव्वत, लाइफ, एक वाइटल फोर्स जो है उनके अंदर मौजूद है, और वो ज़िंदगी की कुव्वत, या आसान लफ्ज़ों में लाइफ जो है, ज़िंदगी मौजूद है, ज़िंदगी की कुव्वत या वाइटल फोर्स जो है, ये फोर्स मौजूद है। तो ये फोर्स, सिर्फ इन चीज़ों से बात नहीं बनेगी कि आप इन 4 किस्म के एटम्स को एक जगह इकट्ठा कर दें, वाइटल फोर्स भी चाहिए, और वो वाइटल फोर्स जो है वो सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के अंदर होती है। लैब में जो है वो वाइटल फोर्स आप कहाँ से लाएंगे? आप सिर्फ इन 4 चीज़ों को देख रहे हैं, 4 किस्म के एटम्स को देख रहे हैं यूरिया को बनाने के लिए, 5वीं चीज़ को भूल गए, वाइटल फोर्स। वो आपकी लैब में वाइटल फोर्स कहाँ से आएगी? वाइटल फोर्स तो सिर्फ लिविंग बॉडीज़ के अंदर होती है, प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है, वायरस में होती है, बैक्टीरिया में होती है, लेबॉर्ट्री में थोड़ी ना होगी वो वाइटल फोर्स। आप भले इन 4 चीज़ों को मिला दें। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। क्या था ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था। इसीलिए लोग समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार करना नामुमकिन है, क्योंकि लेबॉर्ट्री नॉन लिविंग थिंग है भाई, बेजान चीज़ है। लेबॉर्ट्री के अंदर वाइटल फोर्स है ही नहीं, इन 4 चीज़ों के मिलाने से नहीं बनेंगे ये। लेकिन मैंने कब क्या कहा आपको, 1828 से पहले तक लोगों का यही ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री में आप तैयार नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आपको लिविंग सोर्स पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, प्लांट्स उगाने पड़ेंगे, एनिमल्स पालने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। 1828 में ऐसा क्या हुआ था? यही हुआ था, यही यूरिया जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर बनता है, यही यूरिया एक बंदे ने लेबॉर्ट्री में तैयार कर दिया। उसने बोला बाबा कोई वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं है, कोई वाइटल फोर्स का चक्कर नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें जो कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर बन रही हैं, एनिमल्स में बन रही हैं, प्लांट्स में बन रही हैं, उन्हीं बॉडीज़ को आप, उन्हीं चीज़ों को आप लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं। कैसे? ये यूरिया उसने बनाया, ये लैब में उसने यूरिया बनाया। अभी मैंने बताया यूरिया आपके यूरिन का एक पार्ट है, ये लैब में बनाया 1828 में। इनकलाब आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। मिटा दूं इसको? ये शख्स था वूलर, वूलर इसका नाम था, पूरा नाम इसका बल्कि यही लिखा हुआ है WOLER, वूलर। ये जर्मनी का रहने वाला था, ये जर्मन था, वूलर इसका नाम था। और इसने 1828 में क्या बनाया? यूरिया बनाया। कहाँ पर? लेबॉर्ट्री में। और दुनिया को बताया कि ये देखो भाई मैंने यूरिया बना दिया, चेक कर लो इसको। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी अबेंडेंड हो गई, रिजेक्टेड हो गई, मनसूख हो गई। इस थ्योरी को अब कोई नहीं मानता कि लिविंग थिंग्स के अंदर ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। लेबॉर्ट्री के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता है। कैसे किया था इसने? इसने अमोनियम साइनेट को कंट्रोल्ड हीटिंग दी थी। अमोनियम साइनेट NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट है, ठीक है। इसने इसको डेल्टा H मतलब हीट दी थी, ठीक है। कंट्रोल्ड हीटिंग, इसको हीटअप किया था अमोनियम साइनेट को, और उसके नतीजे में क्या बना था? उसके नतीजे में यूरिया बना था। ये कार्बन
और इसके साथ ये डबल बॉन्ड बन के ये ऑक्सीजन, ये बन गया यूरिया और ये बन गया अमोनियम साइनेट। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरह एक और फिर अब तो लोगों को पता लग गया कि भाई हाँ ये मुमकिन है। तो उसके कुछ साल बाद 1845 में कोल्ब, ये दूसरा साइंटिस्ट था कोल्ब, इसने क्या किया, इसने एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसने लेबोरेटरी में बनाया। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3। जिन्होंने पार्ट 4 देखा होगा अभी फ्रेश, उनको पता होगा ये एसिटिक एसिड क्या है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो बहुत सारे हैं, तो ये एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से एक एसिड है, एसिटिक एसिड। और इसको हम जो है वो इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, COOH। ये देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ, ये रहा COOH। इसको इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इथेनॉइक एसिड कह लें, एसिटिक एसिड कह लें, ये 1845 में कोल्ब ने जो है वो तैयार किया। अब ज़रूरत थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नई डेफिनेशन की। मिटा दूँ इसको कि अब ज़रा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने बनाया हुआ था, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने क्या डेफिनेशन थी, दोज कंपाउंड्स विच आर ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्सेज से हासिल हों या आप जो है वो लेबॉर्ट्री में तैयार करें, यानी कि यही कोई भी लिविंग सोर्सेज से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है या आप लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं, एक चीज़ इनमें कॉमन होती है हमेशा, और वो है कार्बन। कार्बन की मौजूदगी शर्त है, लाजमी बात है। चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिविंग सोर्स से हासिल कर रहे हैं, एनिमल से या प्लांट से, या उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार कर रहे हैं, उसमें कार्बन की मौजूदगी शर्त है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिर न्यू डेफिनेशन आ गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कंपाउंड्स आसान सी डेफिनेशन है, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, विच कंटेन कार्बन, वो सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद है वो क्या हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पहले क्या डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग सोर्सेज से हासिल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब क्या डेफिनेशन है, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक्सेप्ट, अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं उन्होंने, बोला ये नहीं होंगे भाई, हालांकि इनमें कार्बन मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, कार्बाइड्स बहुत सारी किस्मों के होते हैं। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स भी बहुत सारी किस्मों के होते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स भी बहुत सारी किस्मों के होते हैं। ठीक है, ये ग्रुप के नाम बता रहा हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स भी बहुत सारी किस्मों के हैं। बोला ये सब के सब जो हैं, हाँ, बावजूद ये कि इनमें कार्बन मौजूद है, सारे कार्बाइड्स में कार्बन मौजूद है, सारे कार्बोनेट्स में कार्बन मौजूद है, सारे बाइकार्बोनेट्स में कार्बन मौजूद है, सारे मेटल कार्बोनेट्स में जो है वो कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाएंगे इनको छोड़ के, एक्सेप्ट दीज। बाकी जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन मौजूद है वो सब क्या हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही स्टडी करते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने इनऑर्गेनिक, अब सॉल्ट जो है NaCl, वो कौन सी ब्रांच में आप केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये फ़र्क रखिएगा। और यूरिया है, उसको कौन से में स्टडी करेंगे, उसको जो है वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करें। यूरिया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड। पिछली वीडियो में जितने भी मैंने, पिछले 4 वीडियोस के अंदर जो मैंने बनाए हैं, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथीन, इथाइन, और उसके अलावा मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, जितने भी नाम हमने देखे हैं पिछली वीडियोस के अंदर, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पार्ट 5 जो कि आज तमाम हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब जो है इसके अंदर आगे हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगला टॉपिक हमारा। इसमें हम देखेंगे एनिमल और प्लांट किंगडम, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इसको देखेंगे। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।